अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना उस्मान प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है, सिंध से लेकर बलोचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर। और नाजरीन, आप देख रहे हैं कि सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात का आलम हो, हम हर उस नोटेबल शख्सियत के पास चल कर जाते हैं और उसके साथ कनेक्टेड जो भी सियासी समाजी चीज़ें होती हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम कुछ माह से मीरपुर खास, बद्दीन, उमरकोट और थर में मौजूद हैं और आज हम फाइनली जो है उमरकोट में मौजूद हैं। उमरकोट की एक ऐसी आपकी और हमारी शख्सियत लाल माली साहब जो हमारे प्रोग्राम में आज मेहमान है, चलते हैं उस पर तरफ कराते गुफ्तगू आप जी। वालेकुम सलाम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारे आने का मकसद ये होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी शख्सियात होती हैं जो अपने इलाके की आवाम के लिए फाइट करने के लिए बहुत सारी मुश्किलातों से भी उसको गुजरना पड़ता है। नो डाउट ये चीज़ छुपी नहीं हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट खड़ा होना ये एक बड़ी बात है, वो हम भी जानते हैं और आवाम भी जानते हैं। फिर भी आप इस अवाम के खातिर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं ताकि इन अवाम के साथ जो भी मसले हैं वो हल किए जाए। तो जो लोग आपको देखते हैं या देख रहे हैं, जानते हैं या जानना चाहते हैं यहाँ या मुल्क से बाहर कि आपका जो फैमिली प्रोफाइल और सियासी प्रोफाइल, ये दो एक बड़ो प्रोफाइल है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी ज़बानी हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका सियासी सफ़र कब शुरू हुआ। जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। थैंक यू कि आपने इतनी ज़हमत फरमाई है, आप उमरकोट आए हैं और उमरकोट में आप ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ तो उमरकोट से ही है, मैं बचपन से यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं से मैंने अपनी बुनियादी एजुकेशन हासिल की, फिर पब्लिक स्कूल हैदराबाद से और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से मैंने ग्रेजुएशन किया था। और मैं यहाँ पर उमरकोट में जब मैं पॉलिटिक्स में एंटर हुआ उससे पहले मैं सहाफ़त कर रहा था। मैं फ्रंटियर पोस्ट, दी न्यूज़, काविश ग्रुप, इन सब से मैं मुंसलिक रहा, एफिलिएटेड रहा और मैंने सहाफ़त की थी। लेकिन 2001 में जब जनरल मुशर्रफ ने एक लोकल गवर्नमेंट नाजिम सिस्टम शुरू किया तो मैंने उमरकोट से कंटेस्ट किया। और ये उस वक्त की बात है जब आपको याद होगा कि एक उससे पहले एक मरला हुआ था जो लाड़काना और सखर में इलेक्शन हुए थे। बिल्कुल उसमें माइनॉरिटीज़ को नाजिम इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त नहीं थी। उस पर बड़ी एक तहरीक चली थी। सदाम चंद चावला जो है उसमें मर्डर भी हो गए थे। बिल्कुल। और उसके बाद मुशर्रफ रजीम ने ये अलाउ किया था कि माइनॉरिटीज़ भी इलेक्शन में कंटेस्ट करें। तो बुनियादी तौर पर मेरा जो एक आज़ाद के तौर पे मैंने वो इलेक्शन लड़ा था और मैं जीता था। तो मेरी जो पॉलिटिक्स है वो बुनियादी लेवल पे, ग्राउंड लेवल से है, ग्रास रूट लेवल से। और वहाँ से फिर मैं आगे आया। 2013 में मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की। और मुझे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुतारिफ कराया पार्टी में, खान साहब से और बाकी सारी पूरी पार्टी से। खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे प्रमोट किया। बिल्कुल सही। माइनॉरिटी रिजर्व सीट पे मैं 2 दफ़ा MNA बन चुका हूँ। और इस दफ़ा मैंने यहाँ पे ज़मनी इंतखाबात भी लड़े। और बुनियादी तौर पर मेरा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है। उमरकोट से ही मेरा उमरकोट से। सियासी ख्याल कैसा आया कि अब मुझे सियासत भी करनी चाहिए? और उस तक जो आप हर बंदा यही चाहता है, इस बार जो भी बंदा हो वो कहता है कि मैं कोशिश करूं कि सियासत में पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनूं। हर बंदे की ख्याल यही होता है कि मैं सियासत में जाऊं तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनूं। आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि मैं एक तो सियासत करूं और दूसरा ख्याल ये कि मैं अपोजिशन में रहकर सियासत करूं, जबकि आपको पता भी होगा कि कितने थ्रेड मिलते हैं, कितनी तकलीफ होती है, किन किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है, वो तो आप भी जान सकते हैं। देखिए, सियासत में आने का शौक नहीं था,
लेकिन उस वक्त ये था कि जैसे मैंने बताया कि माइनॉरिटीज बड़ा प्रेशर में थी। बिल्कुल सही। उस वक्त बहुत सारे दोस्तों, क्योंकि मैं सहाफ़ी था, हम्म। जर्नलिज्म कर रहा था, हैदराबाद बेस्ड था, सही सही। तो सब दोस्तों का ख्याल था कि अगर मैं यहाँ से कंटेस्ट करूँ तो जीत भी सकता हूँ और करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि माइनॉरिटीज के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं और वो उनमें खौफ हरास भी है, तो आप कंटेस्ट करें। सो आई जबरदस्त। केम हियर, मैंने कंटेस्ट किया। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो मैं पीपल्स पार्टी में इसलिए नहीं हूँ कि सियासत में समझता हूँ एक इबादत है, बिल्कुल इबादत है। जो खान साहब कर रहे हैं, बिल्कुल जो सही। मरहूम बिल्कुल। शाह महमूद कुरैशी कुरैशी कर साहब रहे कर रहे हैं, हैं। बाकी सारे हमारे दोस्त जो जेलों में हैं वो कर रहे हैं। सही सही। सियासत जो होनी चाहिए वो पैसे के लिए नहीं, नहीं होनी चाहिए, अवाम के वो लिए, अवाम अवाम के दुख के सुख के लिए लिए होनी चाहिए। और उसूल के लिए होना चाहिए। सही। इसीलिए ही जो है मैंने पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ और सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ। पीपल्स पार्टी तो फाउंड की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। भुट्टो, हाँ बिल्कुल। उन्होंने एक फांसी का फंदा कबूल किया, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने सरेंडर नहीं नहीं किया। किया। सही। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने भी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया, उन्होंने बिल्कुल। सिविलियन सुपरमेसी के लिए काम किया। काम किया। और वो चाहती थी कि मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी हो सही। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई ना हो, कब्जा ना हो सियासत कब्जा ना पर। हो सियासत पर। लेकिन सही। आज आप अगर पीपल्स पार्टी को देखेंगे तो बिल तो वो ना सिर्फ जो है पूरी सिविलियन सुपरमेसी जो है उन्होंने सरेंडर कर दी है, लेकिन वो इक़्तिदार के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। सही। जबरदस्त। अच्छा सर, थोड़ी बात करते हैं उमरकोट पर, क्योंकि मैं तो उस दौरान से उमरकोट को विजिट कर रहा हूँ जिस दौरान इलेक्शन हो रही थी, बल्दियाती इलेक्शन हो रही थी। मैं उसी के अब 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, बुनियादी सहूलतों के हवाले से मुझे उमरकोट में कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही, मतलब ऐसी चेंज नजर नहीं आ रहा कि भाई अब इलेक्शन हो गई, इलेक्शन के बाद 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो उमरकोट मुझे नहीं लग रहा कि उमरकोट पर कोई मेहनत की गई है। देखिए जी, ना सिर्फ उमरकोट, सही। लेकिन गुज़श्ता 16-17 सालों में जिस तरह सिंध तबाह वो बर्बाद हुआ है, चाहे वो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची हो, बिल्कुल सही। हैदराबाद हो, हाँ बिल्कुल। मेकोकास हो, उमरकोट हो, लाड़काना, एक यूनियन काउंसिल सिंध की ऐसी नहीं है जिसके लिए आप कह सके कि ये मिसाली यूनियन काउंसिल है, ये मॉडल यूनियन काउंसिल है, यूनियन काउंसिल है, ये बिल्कुल। मॉडल टाउन है। हम तो लाड़काना की तस्वीरें भी देखते हैं कि बिल्कुल सही। गंदी गलियां और चौक और जो है फटे हुए गटर आपको नजर आते हैं। तो उमरकोट भी उसी सिंध का हिस्सा है, और जहाँ पर आपके जो इलेक्टेड नुमाइंदे हों या आप और उनकी लीडरशिप हो जिसकी ट्रेनिंग की करप्शन और चोरी से शुरू होती हो, तो वहाँ पे काम होते नहीं है डेवलपमेंट के खास तौर पर। तो सवाए एक आध चंद शहरों के मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि सिंध में कहीं भी किसी भी शहर में कोई काम हुआ हो। एक तो उनकी इन फाइटिंग है, यानी आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ हैं पीपल्स पार्टी की, एपीएस की, एमएनएस की, वो बुनियादी तौर पर माल पर, चोरी पर, करप्शन पर लड़ाइयाँ होती हैं। वो एक बड़ी वजह बनती है कि जिस पर जो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है या बैड गवर्नेंस उसकी बड़ी वजह होती है। बिल्कुल। उसी वजह से आप देखेंगे पूरे सिंध में, अगर आप अपर सिंध देखेंगे तो वो पूरा जो है डाकुओं के हवाले है। बिल्कुल। आगे पूरा लोअर सिंध देखेंगे तो ये पूरा मंशियात फरोशों के हवाले है, कोई इंतहा पसंदों के हवाले है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब वो कोई पीपल्स पार्टी कोई उसूली सियासत नहीं करती, पैसे की सियासत करती है, ज़र की सियासत करती है। बिल्कुल। इसकी वजह से ये सारी इश्यूज। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात ही हो रही है। अब बात करते हैं इकोनॉमी, क्योंकि अगर हम अपनी सिंध को देख रहे हैं तो इकोनॉमी के हवाले से हमारे सिंध 0 लेवल पे आ चुके। वार किसको उठा रहा है? सिंध गवर्नमेंट को, वफाक गवर्नमेंट को? अगर कहते हैं वफाक, तो वफाक कहती है कि सिंध अपना हिस्सा लेके जाती है। अगर कहते हैं सिंध गवर्नमेंट को, तो वो कहती हैं कि ये सारे अख्तियारात वफाक की तरफ है। तो हमारी इकोनॉमी लेवल 0 का जिम्मेवार कौन है? देखिए, मईशत तो हमेशा सबसे पहले तो मुल्क की काउंट होती है। पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता 3 सालों में तबाह व बर्बाद हो चुकी है। आपने रिसेंट जो रिपोर्ट हुकूमत ने जारी की है, ये किसी और इदारे ने नहीं,
सही। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, उसने बताया है कि गुज़िश्ता 3 सालों में 14 लाख बेरोजगारों का इजाफा हुआ इस मुल्क में, और इस वक्त बेरोजगारी का जो नंबर है वो 60 लाख से ज्यादा है, सही। और वो 29% उसमें इंक्रीज आया है। सही। आपने IMF की एक जो गवर्नेंस एंड करप्शन पे एक जो अभी रिपोर्ट शाया हुई, उसमें बताया गया कि गुज़िश्ता 2 सालों में 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, सही। और वो एक मखसूस तबका है इस मुल्क में, वो पैसे खा जाता है। जाता है। अब ये आप सेट कि पाकिस्तान की जो मिल्कियत है बिल्कुल वो सही। चंद हाथों में है, चंद सही। जबर कुछ 100 लोगों में, कुछ 100 खानदानों में बटी जबरदस्त। हुई है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या केसेस थे, ये अगर नवाज शरीफ के खिलाफ केस आया था पनामा का, वो सही। जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान नहीं लाए थे। बिल्कुल सही। वो केस एक इंटरनेशनल कंसोरियम था जर्नलिस्ट का, वो ले आया, जिसमें ये साबित हुआ था कि नवाज शरीफ के कितने असासे जो हैं बाहर बाहर मौजूद हैं। मुल्क है। बिल्कुल आप सही। सरे महल भूले नहीं होंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल पहले पीपल्स पार्टी ने कहा, जरदारी ने कहा हमारा ताल्लुक नहीं है, और जब वो ऑक्शन होने लगा तो उन्होंने वो कहा, क्लेम करके वो ले लिया था। ले लिया। बिल्कुल सही। तो ये सारे वो लोग हैं जो पैसे जो हमें NFC अवार्ड के तहत सिंध को मिलते हैं, ना सिर्फ ये उस लेवल पे पैसे चोरी हो जाते हैं ऊपर की लेवल पर, लेकिन अब जो आपने जिक्र किया कि शहर क्यों तबाह है, तो अब ये इनको ATM समझा जाता है, जो आपकी म्यूनसिपल कमेटीज हैं, टाउन कमेटीज सही। हैं, आपके मेट्रोपॉलिटन का कमेटीज हैं, वहाँ पे आपके अफसर जो हैं आपके लगाए जाते हैं, स्पेशली इसलिए कि चाहे हाईवे हाँ, हो, बिल्कुल सही। चाहे TMAs हो, वहाँ पे वो अफसर लगाते हैं। ये नहीं, उनका मकसद ये एक होता है कि उनको सिर्फ पैसा निकालना है और खर्च नहीं करना, और जो आपके टेंडर्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अखबारात की और कागजों की हद तक होते हैं। कागज। अच्छा सर, एक और अहम इशू जो हमारे हर घर का हिस्सा बन चुका है सर, वो हम बात करेंगे मंशियात पर। मंशियात हमारा नौजवान नस्ल तबाह कर चुकी है सर। पाकिस्तान में हम ये तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, लेकिन कंट्रोल ना होने की इनकी मतलब क्या वजूहत है कि ये गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रही है, इसको खुला छोड़ रही है ताकि नौजवान नस्ल तबाह हो गए। तो मैं ये स्पेशली कहूँगा कि आप ना मंशियात के हवाले से थोड़ा बात करें, और इसका आपकी नज़र में जिम्मेवार कौन, क्या आवाम, रियासत या पुलिस? देखें, बुनियादी काम तो रियासत का ही होता है कि बिल्कुल सही। वो अपने शहरियों को हर उस गलत चीज़ से महफूज रखे महफूज रखे, जो उसे बिल्कुल। नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर रियासत के कारंदे खुद मंशियात फरोशी करें, और ये आज से नहीं है, आप अगर ये पढ़ेंगे, ये जो पूरी सोवियत और हाँ। अफगानिस्तान की जंग हुई जंग। तो कौन से जनरल्स थे जो हीरोइन का कारोबार कर रहे थे। सही। अब ये जो सो कॉल्ड हमारा जमहूरी दौर शुरू हुआ है, मंशियात जो आपको सिंध में नजर आती है वो किसी और सूबे में नजर नहीं आती। सही। उसी बुनियादी मैंने, जब मैं असेंबली में होता था तब भी एक रिपोर्ट शाया हुई थी जो सिंध पुलिस के IG की तरफ से थी। उसमें कोई 350-400 पुलिस अफसरान थे सही। जो मंशियात के सेल में मुलविस थे या उसको पैटर्नाइज कर रहे थे। सही। जबरदस्त। और लेकिन उनमें से आज तक कोई पुलिस ऑफिसर हटा नहीं, तो वही सारे अभी तक मौजूद हैं। और अब तो ये वहाँ से निकाल कर बात तो पुलिस से निकल कर जो आपके मुंतखब नुमाइंदगान हैं वहाँ तक आ गई है। अब वो जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके बेनिफिशरी हैं। इसका फ़ायदा उनको भी होता है क्योंकि ये ब्लैक मनी है, और इससे अरबों रुपए। हाँ, बिल्कुल बनाए जा रहे हैं। सही। सही। तो ये पूरा जो यानी कि आपके मुंतखब नुमाइंदे, पुलिस, ये सारा एक मिलकर माफिया बन चुका है माफिया बन जो चुका है। पाकिस्तान और खासतौर पर सिंध की आवाम को तबाही बर्बाद मंशियात के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा सर, अल्लाह ताला इस बार हम बल्दियाती निज़ाम, ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे जो फॉरेन का होगा। मैंने भी कई मरतबा बिलाल साहब की तकरीर सुनी है, कई दफ़ा मैंने बिलाल साहब की तकरीर सुनी है कि इस बार हम बल्दियाती निज़ाम कामयाब निज़ाम बनाएंगे, फॉरेन वाला निज़ाम बनाएंगे, लेकिन ये हर बार नाकाम हो जाते हैं बल्दियाती निज़ाम को बेहतर बनाने में। देखें, इन छोटे छोटे मसाइल को समझने के लिए हमें एक बड़ी पिक्चर देखनी होगी। अवाम के मसाइल वही हल कर सकता है या हल करेगा जिसको अवाम मुंतखब करेगी। सही। हम समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये मौजूदा पार्लियामेंट, बहुत मौजूदा असम्बलियाँ नाजायज़ है, फॉर्म 47 की पैदावार है,
और ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। सही। जो पाकिस्तान का आइन है वो ट्राइकॉमी ऑफ पावर पे बेस्ड है। उसमें अदलिया आज़ाद थी, आपने देखा तो अदलिया को ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल सही। अब जरदारी और शहबाज शरीफ के हैंड पिक्ड जजेस आपके आईनी बेंच में लग चुके हैं। पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी है। ये तो बिलावल और ये सारे जो लीडरान हैं इनको तो ड्राफ्ट आखिरी टाइम पे मिलता है कि आईनी तरामीम क्या होगी। तो ये आपका पार्लियामेंट का जो उन्होंने हशर और नशर किया हुआ है, और यही पार्लियामेंट है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आपने देखा कि इलेक्टेड जो नुमाइंदे थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनको रात के अंधेरे में बानू से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। ये आपकी अदलिया का हाल है। जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, अब वहाँ पे हर सतह पे अगर जो है फौज ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। जैसे आप SIFC है, तो वो जो है एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट है। आप देखें कि जो फैसले होते हैं उसमें उनका कलीदी किरदार होता है। सिविलियन सुपरमेसी ख़त्म हो चुकी है। तो ये जब तक आवाम को आप जो फैसला साजी होती है बिल्कुल उसमें रोल नहीं होगा आवाम का, तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। इस वक्त होना चाहिए आपके मैं आज ही अगर आप अखबार देखें बिल्कुल तो वो 23 अरब रुपए पंजाब के MNAs को दिए जा रहे हैं डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए। बिल्कुल सही। हालांकि एक MNA का और MPA का उन डेवलपमेंट स्कीम से ताल्लुक नहीं है, कानून साजी का एक काम है। आपका मकामी इदारों के थ्रू ये सारा काम होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग होती है, क्योंकि जब वो देख रहा है प्राइम मिनिस्टर चोर है, प्रेसिडेंट चोर है, तो MNA सोचता है कि मैं क्यों ना चोरी करूं। और फिर ये जितने भी पैसे हैं एक सिस्टम के आप देखेंगे इसमें 50% तो कमीशंस बनते हैं। ये किसको पता नहीं है। बिल्कुल तो हर MNA MPA चाहता है कि ये उनमें कमीशंस में उनका हिस्सा हो, तो काम नहीं होता। अच्छा सर, आप जमींदार भी हैं, तो मेरा कहने का मकसद यह है कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है कहते हैं कि जमींदार पर भारी पड़ती है। क्या इस चीज में हकीकत है? ये देखिए, बिल्कुल जब फैसला साजी में अगर इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे तो वो सोचेंगे या फायदा देने की कोशिश करेंगे या वो सोचेंगे कि मुल्क को इंडस्ट्री आगे ले जा सकती है। एक एग्रीकल्चरिस्ट आते हैं तो वो सोचते हैं कि एग्रीकल्चर आगे ले जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी जो GDP में ग्रोथ है वो बुनियादी तौर पर ज़्यादातर होती एग्रीकल्चर की वजह से है। तो एग्रीकल्चर में आप देखें हमारा जो फार्मर है, जो छोटा फार्मर, वो हमेशा जो है वो रहा है, अजाब में रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। अभी आपने रिसेंटली देखा जो गंदम का स्कैंडल हुआ, जब गंदम हमारी उतर रही थी तो इन्होंने बाहर से गंदम मंगवा के गवर्नमेंट जो अभी तक पड़ी है, और नाकाबिले ज्यादातर उसमें नाकाबिले इस्तेमाल है। बिल्कुल। और उसकी वजह से जो है उसको फार्मर को रेट नहीं मिला। बिल्कुल। अभी आप सिंध में देखें कि ये शुगर माफिया जो है वो मिलें चलाने के लिए तैयार नहीं है, और जो शुगर केन का रेट होता है वो नहीं मिलता है उनको। और उसके निस्बत आप देखें जो शुगर है, चीनी है वो 210-220 रुपए किलो जो है सेल हो रही है। और उन्होंने वही चीनी एक्सपोर्ट कर दी ताकि ये अपनी चीनी महंगी बेच सके। तो इसका सारा इफेक्ट जो है मिडिल मैन और इंडस्ट्रियलिस्ट और उसको तो होता है, लेकिन जो छोटा फार्मर होता है, ग्रोअर होता है, वो उसके हालात नहीं बदल रहा है। अच्छा सर, मेरे ख्याल में आप 2 मरतबा MNA जी रह चुके हैं। अगर थोड़ा खिदमत के हवाले से हम आवाम के ज़हन में कुछ चीज़ें डालें कि जब आपको 2 मरतबा मौका मिला तो आपने अपने आवाम के या हल्के के लोगों के लिए कौन कौन सी खिदमत की, ताकि लोगों को याद दिलाना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। आपने क्या क्या खिदमत की? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारी हुकूमत जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट थी। उस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कंसर्न थे, सपोज वापडा था। वापडा, बिल्कुल। तो वापडा में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ट्रांसफार्मर्स के हवाले से वो डेवलपमेंट हुई। एक डिपार्टमेंट नादरा का था। जब यहाँ पे मैं MNA था तो कुंडरी और सामार जो हमारी तहसीलें हैं उनमें उसके ऑफिसेज नहीं थे। सही, जबरदस्त। वो उनके ऑफिसेज वहाँ पे वो बने। जबरदस्त। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस किसी वक्त गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, लेकिन कभी वो बन नहीं रहा था। तो हमारे वक्त उस पर पैसे, उस पर एग्रीकल्चर कैंपस के लिए उसमें जो पैसे है उसमें एलोकेट हुए। हमारा ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर, आपको पता है कि थरपारकर में बच्चों की अमवात का बहुत बड़ा वो था।
तो खान साहब की जब हुकूमत थी तो पूरे थरपारकर में हमने हेल्थ कार्ड सही उस वक्त दिया था। और बाकी तो जो पूरे मुल्क में हमारे जो चल रहे थे सपोज के ये जो बिस था, हाँ हाँ इसको हमने जब ये कोरोना आया बिल्कुल तो सही। आपने देखा कि हाँ वो उसको भी हमने उसको रेगुलेट किया। उमरकोट और हमारे नज़ला में भी बहुत सारा उसका जो है सही फायदा हुआ। आप इधर से आ रहे होंगे तो आपने बिल्कुल। देखा होगा एक सैलानी हाँ बिल्कुल लगा हुआ है, का बोर्ड लगा होगा। बिल्कुल लगा हुआ ये है। भी हमारे उसमें एहसास प्रोग्राम के तहत, जो हमारा एहसास एहसास प्रोग्राम था प्रोग्राम खान साहब ने शुरू किया था, ये उस सही एहसास प्रोग्राम के तहत वो यहाँ जबरदस्त। पे आया था। आपने अभी ट्रेवल करेंगे आप उमरकोट टू मीरपुर खास, तो काफी वो रोड जो बना हुआ है, हाँ हाँ तो ये सहाफी दोस्त भी बैठे हुए, ये वही रोड बना है जो हमारी हुकूमत में बना है। उसके बाद ये रोड जहाँ तक वो बना उसके बाद वो नहीं बना है। सही। ये आगे भी जो है ये रोड बन रहा है टुवर्ड्स टू खोखरा पार। तो बहुत सारे रोड रास्ते ऐसे कई कई काम जो है हमारी हुकूमत में ये फ्यूचर हमें नजर नहीं आ रहा, ये पीपल्स पार्टी के लोगों का सवाल है। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई पीटीआई का फ्यूचर आगे चलकर किस लेवल तक आएगा? क्या ये तूफान की तरफ आएगा या खत्म हो जाएगा? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी शख्स हो, वो जब तक अवाम में जिंदा है तो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जबरदस्त। तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अवाम में जिंदा है। सही पाकिस्तान के अवाम जो है इमरान खान को वोट भी किया 8 फरवरी को। बिल्कुल सही। 180 सीटें जितवाई खान साहब को, लेकिन आपने 147 के थ्रू अपने नताइज चेंज किए, लेकिन खान साहब उसी तरह मौजूद है। अब वो पार्टीज खत्म हो रही हैं जो समझती हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, नवाज लीग है, बिल्कुल सही। वो समझती है कि अब हमें अवाम के वोट की जरूरत नहीं है, हम ताकतवर जो हल्के हैं बिल्कुल उनको खुश रखेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। ये उनकी खाम ख्याली है। उनको याद रखना चाहिए कि नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल हमारे और जैसे शेख हसीना वाजिद साहिबा जो है वो उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाए थे अपने मुखालफिन को सजाएं देने के लिए। अब ज्यादा अरसा नहीं हुआ, उसी ट्रिब्यूनल ने उनको फांसी की सजा सुनाई है। अच्छा सर, एक और आम सवाल पीटीआई के हवाले से। अच्छा सर, जब पीटीआई फर्स्ट टाइम इलेक्शन में हिस्सा लिया तो सिंध में से धाड़ मार के हवाले से सारे लोग पीटीआई में आ गए, जो भी सरदार थे वडेरे थे, और फौरन जब ये सिलसिला हुआ तो वो पीटीआई को छोड़ गए। जब उनसे सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि इमरान खान ने सिंध की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये पीटीआई सिंध में ख़त्म हो गई है। तो इस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो छोड़ने के हवाले से है तो ना सिर्फ सिंध से, बिल्कुल सही, पूरे पाकिस्तान से पार्टी लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, बिल्कुल, और पार्टी से उनको जबरदस्ती छुड़वाया भी गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का जुल्म पीटीआई पे हुआ, जिस तरह पीटीआई के कारकुनों की लीडरशिप की चादर और चौदीवारी का पैमाल किया गया, बिल्कुल सही, जिस तरह उनको जेलों में डाला गया, जिस तरह उनके कारोबार मुतासिर किए गए, उसके बावजूद इतनी बड़ी पार्टी अपने पैरों पे खड़ी है। ये माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको याद होगा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया तो कहते हैं कि उस वक्त 50 मेंबर्स की उनकी कोर कमेटी थी, बिल्कुल सही, लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए और कुछ दिनों के बाद वो उसमें सिर्फ 2 या 3 बंदे बच गए थे, बाकी सब पार्टी छोड़ गए थे। लेकिन पीटीआई के साथ इन जुल्म के बावजूद वो इसी तरह खड़ी है। और जहाँ तक सिंध से को टाइम देने का जो है, मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया कि थरपारकर में खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के तहत और उसके बाद वो पंजाब गवर्नमेंट से अपना हर शहर जो सिटीजन है थरपारकर का, उसको सेहत का कार्ड दिया था। और ये कार्ड जो पंजाब में और केपी में ये जो स्कीम चल रही थी वो फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इश्तराक था। तो यही ऑफर जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसको डिफाई किया और उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि वो अपोज कर रही थी कि क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि सिंध में तरक्की हो और वो चाहते थे कि इन रोड्स खान साहब के ना बने, तो पीपल्स पार्टी ने उसको ज्यादातर रेजिस्ट किया। लेकिन उसके बावजूद जो भी प्रोजेक्ट थे, OK4 के प्रोजेक्ट हो, कराची के हों, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हो, ये इनिशिएट हो गया था।
उस वक्त पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में अपना सक्खर टू हैदराबाद मोटरवे भी उसमें इनिशिएट हो गया था, तो इमरान खान सिंध में काम करना चाहते थे। अच्छा सर, मेंबरान भी अगर फॉर्म जमा कराने जा रही थी तो उनके प्रोपोजर और सेक्रेटरीज को अगवा किया जा रहा था, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने इनको पूरे माफिया को और उनके हैंडलर्स को शिकस्त। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने जा रहा है, तो मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत के खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही बाकी तो होंगे मवे गुफ्तगू, गुजर का एहसास सलाम, आखिरी विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।